देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। क्या दिया है? धातु की, ठीक से बैठ जाओ, ठीक है, कॉपी रख के आगे पीछे घुस के अंदर आराम से बैठ जाओ, आगे खींचो, अच्छे से बैठ जाओ, पढ़ने के मूड में बैठो, ठीक है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, इसमें क्या होता है सबसे पहले देखना, क्या बताया सबसे पहले? के क्या होता है? के से क्या होता है? पोटेशियम। के से पोटेशियम, के से पोटेशियम। Na से सोडियम, Na से सोडियम, KNaCa, KNaCa, MgAl और Zn, MgAl Zn, FePbH, ठीक है, KNaCa, MgAl Zn, FePbH, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसको मिटा के फिर बाद में इसको किया जाएगा MgAl Zn, FePbH। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसका होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। इसका होता है, इसके बाद क्या होगा? Hg, Hg, Ag, Au और Pt। याद नहीं किए हो? इसको जो याद किया है उसका सही रहेगा, याद नहीं करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, ये क्या है? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम। इसके बाद ये मैग्नीशियम है। क्या हो गया? ये मैग्नीशियम। इसके बाद ये क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। इसके बाद जिंक, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो विस्थापन अभिक्रिया भी बनेगा। क्या बनेगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये नहीं याद रहेगा तो रिएक्शन नहीं बन पाएगा। इसे क्या बोलेंगे? लोहा। क्या बोलेंगे? लोहा। ये क्या है? सीसा। सीसा मतलब लेड। क्या बोलते? पीबी से लेड। इसके बाद हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ये सबको पता है। क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। ये पारा, पारा या मरकरी, पारा या, ठीक है। ये क्या होता है? चांदी, ठीक है। Ag से सिल्वर होता है, Au से क्या होता है? सोना, ठीक है। और इसे क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील का कौन है? पोटेशियम। उससे कम सोडियम। मतलब ये दोनों के दोनों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी जो इसमें बताना था वो हम बता दिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो दिया है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में, एक तरफ दिया है, यहाँ पर हम एक बार लिखते हैं, देखना क्या दिया है? Na, ठीक है। यहाँ पर दिया है जिंक, Na के बाद जिंक। इसके बाद दिया है मैग्नीशियम। क्या दिया है? मैग्नीशियम। और यहाँ पे दिया है कॉपर। इसको सजाना अगर होगा तो इसको हम लोग कैसे सजाएंगे? इसको अगर सजाना होगा तो कैसे सजाएंगे? ध्यान से सुनना है। 35 से 40 मिनट में मतलब हम लोग का काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। जल रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का, देखो। तो सबसे ज्यादा सोडियम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। सोडियम के बाद क्या है? मैग्नीशियम। इसमें क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या है? जिंक है। इसके अनुसार जिंक। और जिंक के बाद में क्या देखेंगे हम लोग? कॉपर। 4 घंटे 4 को मैंने देखेंगे, 4 घंटे 4 को मैंने देखेंगे। यहाँ पे लिख दिए कथी? कॉपर। इसको अगर सजाना होगा तो सबसे ज्यादा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक। कोई दिक्कत? तो यहां तक तो हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Al2O3। क्या बनेगा? Al2O3 और प्लस में Fe, ठीक है। ये शायद ना, ये होता है थर्माइट रिएक्शन, तापीय अभिक्रिया। इसका यूज करते हैं। यहाँ पे एक हिट क्वेश्चन बताते हैं, एग्जाम में पूछता है। इसका यूज किया जाता है ट्रेन के पटरियों को जोड़ने के लिए। क्या होता है ना,
कि एल्युमिनियम मिलाएंगे, ठीक है, तो लोहा पिघलता है और पिघल के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, इससे एनर्जी से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है ना, सीधा सीधा दिख रहा है, एल्युमिनियम यहाँ पर है और आयरन यहाँ पे है, तो एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है किससे, आयरन से। एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है आयरन से, तभी तो हटा दिया है ना, तभी तो एल्युमिनियम हटा दिया है किसको, आयरन को, है कि नहीं। अब सबसे हिट क्वेश्चन दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, कार्बन हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, तो हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जितने भी बने होते हैं कंपाउंड, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बने होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको भी मिटा दिया जाता है क्योंकि काम तो हो गया हम लोगों का, है काम तो हो गया। हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें भर के ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसमें नहीं, उसमें भरा गया, इसमें भरो, इसमें भरा है ला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, ठीक है ना। देखो अब हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, ये तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। यहां पर बताते हैं, देखना, हाइड्रोकार्बन क्या लिखे हैं, बोलो, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है और कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, क्या हुआ, बाहरी गिर का। हाइड्रोकार्बन जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक तुम्हारे का संतृप्त, क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त में क्या होता है कि देखना, सीधा सा बात है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज और आता है, उसको हम उसमें बता देते हैं, इसका फॉर्मूला देखो। संतृप्त की बात करें अगर, तो सीधा सा बात, इसमें एक फॉर्मूला होता है एल्केन का। किसका होता है, ठीक है ना, अल्केन। इस साइड वाले में दो होता है, ज्यादा से ज्यादा देखना, इस साइड वाले में दो होगा जिसका नाम है एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। इसमें क्या होगा, एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। साफ दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो एल्केन जो लिखे हैं, इसका फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, देखना फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है, याद कर लेना, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। CnH2n, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, देखना CnH2n प्लस 2 किसका होता है, एल्केन का, ठीक है। और जो ये एल्कीन जो दिया है ना, इसकी फॉर्मूला की अगर बात करें हम लोग तो CnH2n, बस बात खत्म, CnH2n। और अल्काइन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस -2, सॉरी क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि प्लस वाला तो इसमें हो गया है, यहाँ पे दुगुना हो गया, यहाँ दुगुना से दो कम, दुगुना से दो कम, तो ये हो जाएगा हम लोग किसका, एल्काइन का। क्या हो जाएगा, एल्काइन का। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें दिया है, इसको भी मिटा देते हैं हम, है इसको मिटा देते हैं, घर पे जाना चला के लिखने लोग, ठीक है ना। देखो ठीक है, यहाँ पे आगे समझाते हैं। इसमें दिया है कि मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, ठीक है, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, सबसे हिट क्वेश्चन है, इसका नाम यूरोक्रोम आंसर होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम। याद है सिमरन, नहीं याद है, याद कर लेना लोग। अब इसलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव, SST का ऑब्जेक्टिव, मैथ का ऑब्जेक्टिव
और हिंदी संस्कृत का भी डाला जाएगा, है कि नहीं। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, ठीक है। तुम लोग क्रोम तो जानते करते हो, बस उसमें यूरो लगा देना है। क्रोम जानते हो ना, क्रोम जानते हो, बस यूरो लगा देना है। देखो यूरोक्रोम हो जाएगा। देखो अब यहां से चलते हैं आगे। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो दर्पण दो तरीके का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक फोटो बना लेते हैं। फोकस दूरी जैसे मान के चलो कि ऐसे बना लिया हम, दर्पण ऐसे बनता है ना, एक दर्पण तुम्हारा ऐसे बनेगा, बनेगा ऐसे। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा है ये? सही बता रहे हो? है? अच्छा, एक ये दर्पण हो गया और एक दर्पण ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा सही बोलिए। कैसे, कौन सा दर्पण है ये? उत्तल। ये कौन सा है? अवतल। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? इसको अगले बार जब बनाएगा तो और नजदीक रख के और प्रयास किया जाएगा बनाने का, ठीक है ना। क्या हुआ, नहीं आ रहेगा? है? देखो तो ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का एक और नाम होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण का एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण। को क्या होता है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण। इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? लेकिन क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसी का हम लोग कर लेते हैं। अवतल दर्पण जो है ना, इसको जब प्रधान अक्ष, इसे क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव होता है। इस लाइन को प्रधान अक्ष बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर होता है इसका सेंटर, माने वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। और यहाँ पे होता है फोकस। और सबको पता है कि फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ठीक बताओ, अगर यहाँ पर अगर हम लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसे सपोज करो ऐसे, इधर ऐसे खींच दिए, तो इधर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, मतलब इधर वाला सब क्या होगा? पॉजिटिव। इधर वाला सारा डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव। तो किस में फोकस दूरी निगेटिव है? किस दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव है? बताओ, किस दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव है? अवतल दर्पण। बोलना है किस दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव है? अवतल दर्पण में। तो यहाँ पे लिख दे अवतल दर्पण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव। अच्छा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक एवं काल्पनिक माने अवतल दर्पण में, अच्छा इधर लाइन लिखे थे पूरे ना, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक, ठीक है। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो बनेगा, ठीक है। इसको हम एक बार डिटेल में बना के बताते हैं, देखना। मैंने कहाँ पे रखेंगे अवतल दर्पण में, तो वस्तु का कैसे आवर्धित काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग अपने से कर सकते हैं। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या हो गया? पोल। यहाँ पर क्या हो गया? फोकस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर है। यहाँ पर हम वस्तु रख दिए। हम शुरू से में पढ़ाए हैं, जो शुरू में पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, और नहीं तो यहीं पर सीखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, ठीक है। ये काफी सारी चीज बताया गया है। यहाँ पर ये क्या है? वस्तु हो गया। वस्तु को हम रखे कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में। वस्तु को अगर हम पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो देखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ये लाइट ऐसे ले गए, ये लाइट लौटेगा कैसे? फोकस से होकर। कैसे लौटेगा? फोकस से होकर। तो फोकस से होकर जब लौटा, तो एक और लाइट हम ले जाते हैं केंद्र से। कहां से जाएंगे? तो केंद्र से लाइट जब जाता है, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से लौट आता है। केंद्र का एक खूबी होता है कि अगर वक्रता केंद्र से हम लाइट ले जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से लाइट जाएगा उसी रास्ते से लौट आएगा। तो आगे की तरफ, इधर की तरफ तो फैलते चला जाएगा, इधर कटने की संभावना नहीं है, और पीछे की तरफ ये कटेगा डॉटेड लाइन से। यहाँ पे कटे ना, तो ये जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? काल्पनिक। कैसे बनेगा?
काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये यही वाला बार बार पूछता है। तो वस्तु का स्थान पूछा है, तो वस्तु का स्थान कहाँ रहेगा बताओ, वस्तु का स्थान कहाँ रहेगा? फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस लिख देते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, पी तथा एफ के बीच, एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच में, ठीक है ना, एफ तथा पी के बीच में। तो ये कौन सा दर्पण हो गया बताओ? ये हो गया अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे ऊपर वाले को उत्तल, क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। कितने मिनट का हो गया? 15। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत आए समझ में? रुक, मिटा के आगे बढ़ते हैं। उजर आ रहा है उजाला, ठीक है। देखो इसमें उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन नियम होते हैं? तो सबसे पहले दिया है कि देखो इसका फिगर बनाते हैं छोटा सा यहाँ पर। ये हो गया परिवर्तक सतह। क्या हो गया? परिवर्तक सतह। इसमें नीचे ये क्या किया गया है? कलई। क्या किया गया है? कलई चाहे रस्तीत किया गया है। ऊपर से आ गया लाइन। इस लाइन को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये लाइन चला गया, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ऊपर से क्या आया है? अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? अभिराज। अभिराज नहीं, अब क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। इसको बोलेंगे आपतित, आपतित किरण। इसको बोलेंगे अभिलंब। देखो तो सीधा सा बात है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे परिवर्तन का पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है, ये जो दिया है ना, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है ना। ये दूसरा नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तो एक सीधा से याद कर लेना है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? बताओ जरा एक बार बताओ। किसी माध्यम का अगर हम लोगों को अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, तथा प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या होता है बताओ एक बार सोच के जरा। शुरू में क्या रहता है? प्रकाश के अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है बताओ। देखो एक याद कर लेना, एक रहता है इसमें साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ये तो हो जाता है, ये भी किस माध्यम का अपवर्तनांक ही बताता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है ना, वो भी अपवर्तन के बारे में बताता है। क्या हुआ? प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताता है। क्या दिया है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या क्या दिया है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक में फिर से बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है ना, साइन आई बटे साइन आर, ये भी अपवर्तनांक के बारे में बताता है। ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। और लेंस की क्षमता जो होता है ना, फोकस दूरी के
उल्टा होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम लिख देते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है, आगे इसमें दिया कि अवतल लेंस का आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को एम से सिद्ध करते हैं, एम बराबर वी बटे यू, एम बराबर वी बटे यू। क्या दिया है? अवतल लेंस का अपवर्तनांक एम बराबर वी बटे यू होता है। ये प्लस में रहता है। कैसे रहता है? प्लस में। भी क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? ध्रुव से, ध्रुव तो इस लेंस में तो ध्रुव होता नहीं है, प्रकाशीय केंद्र होता है। लेंस में क्या रहता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और बटे में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन। आगे चलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। क्या होता है? 2.42। एक बार देखना, 2.42 दिया है ना, एक बार गाइड में देखना अच्छे से। हीरा का अपवर्तनांक फेर नहीं हो, नहीं है। ठीक है, एक प्रिज्म के कितने सतह? अच्छा 2.42 चाहे 2.24, एक बार देखना क्या दिया है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर एक बार देख लेना किसी प्रिज्म कितने सतह से घेरा जाता है, तो 3 सतह से। कितने सतह से? 3 सतह से। एक प्रिज्म का जो सतह, मतलब एक प्रिज्म में लगभग 3 सतह से घिरे रहते हैं। देखो इसका अगर देखा जाए तो इस तरीके से बनता है। देखो जैसे एक हम लोग ले लिए ये ट्रायंगल, बुक में तो ऐसा ही बना है। देखो ये वाला ले लिया गया, ठीक है, और यहां से इसको मिला दिया गया, यहां से इसको मिला दिए, और यहां से इसको मिला दिया। ये एक प्रकार क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। लेकिन फिर भी बुक में अगर हम लोग दर्शाना होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अगर दर्शाना रहता है, क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ से लाइट अंदर जाएगा, ठीक है, और फिर इसके अपवर्तन के बाद आधार के तरफ निकलता है। कहाँ निकलता है? आधार की तरफ निकलता है। बोलो आए समझ में? एक कुछ देर पहले लगता है आवाज चला गया था ना, तो देखते हैं पीछे से अगर बताते हैं। ये अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? क्या था? प्लस में वी बाई यू। वी का मतलब हम बताए थे कि प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। और हीरे का अपवर्तनांक 2.24, 2.42। अच्छा 2.24 एक बार देख लेने क्या दिया है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 3 सतह से, ठीक है। एक तो इधर से 3 सतह, एक सतह ये और ये एक, ठीक है। ये वाला भी फिगर सही है, ये भी फिगर सही है, ठीक है। प्रिज्म का परिभाषा दिया था ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पारदर्शक माध्यम के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम में क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। यहां पर देखते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या निकलते हैं? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या निकलता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा इसमें? देखो क्या क्या बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। यहां पे अच्छे से लिख देते हैं। देखो क्या बनेगा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और ऊर्जा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट सेकंड में ना, पार्ट 3 में इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।